दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम एक नहीं कई सारी हॉरर कहानियां देखने वाले हैं। लेटेस्ट हॉरर मूवी सिम्फनी के अंदर सारी की सारी कहानियां सुपरनैचुरल चीज़ों पे फोकस करेंगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ये मूवी रॉटन टोमेटोज पे 83% फ्रेश है और काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। मूवी के अंदर डीमन से लेके विचक्राफ्ट तक की बातें हमें बताई गई है और आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा सिम्फनी मूवी की डरावनी कहानियों के अंदर। तो मूवी शुरू होती है एक कपल को दिखाते हुए, जहाँ पे जो वाइफ थी वो अपने बच्चे को जन्म देती है। पैदा होते ही एक नर्स उस बच्चे को एक अजीब सी लोरी गा के सुनाने लगती है और अचानक ही वो बच्चा बदल जाता है एक डीमन में और अपने मम्मी पापा पे ही अटैक कर देता है। यहाँ से सीन जाता है हमारी पहली कहानी पे, जिसका नाम है मदर लव। हम लोग एक मदर को देख पाते हैं जो ऑनलाइन अपनी कुछ दोस्तों से बात कर रही थी, जिनके नाम थे एग्नस, इवानोरा और मिनर्वा। वो मदर और बाकी लड़कियां एक विच कवन का हिस्सा थी और उन्हें पता चलता है एक रिपर के बारे में जो आजकल बच्चों को अपने साथ किडनैप करके ले जा रहा है। अब अचानक ही लाइट चले जाती है और मदर घबरा जाती है। उसे घर में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और हम लोग देखते हैं कि घर के अंदर घुस आया है वही रिपर, जिसके बारे में अभी अभी मदर को पता चला था। मदर जाके अपने बच्चे को किचन के अंदर छुपा देती है और अपनी दोस्तों से बात करते करते घर को चेक करने के लिए जाती है। मदर अपनी सारी दोस्तों को सब कुछ बताती रहती है, पर घर चेक करने पे उसे कोई भी नहीं मिलता। अब जब मदर का ध्यान हट जाता है तो रिपर चाकू लेके मदर के पीछे जाने लगता है, पर मदर को भनक लग जाती है कि कोई उसके पीछे है। मदर अब क्लोजेट के अंदर जाके छुप जाती है और मौका मिलते ही रिपर पे चाकू से हमला कर देती है। लड़ाई में रिपर मदर पे हावी हो जाता है और वो चाकू से मदर को कई बार स्टैब करके बुरी तरीके से घायल कर देता है। रिपर को लगता है कि मदर मर गई, बट मदर अभी भी जिंदा थी और वो जानती थी कि रिपर उसके बच्चे को ले जाने आया है। मदर अब घायल हालत में ही क्रॉल करते करते अपने बच्चे को बचाने के लिए किचन में जाती है, पर रिपर मदर का पीछा करता है। अब जैसे ही मदर अपने बच्चे के पास पहुंचती है, रिपर उसका गला उसके बेटे के सामने ही काट डालता है। पर मदर के मरते ही उसकी विच दोस्तों को पता चल जाता है कि मदर मर गई है। अब वो रिपर बच्चे को उठा के किडनैप करके ले जाने लगता है, पर फोन पे ही वो विचेस एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। विचेस काला जादू करके मदर की आत्मा को वापस उसके शरीर में भेज देती है और मदर डिमोनिक बनके खड़ी हो जाती है। डिमोनिक मदर अब रिपर को पकड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती है और एंड में खून में लथपथ होके अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। फोन पे उन विचेस की बातों से हमें पता चलता है कि अब जो मदर की आत्मा है वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेगी, और फिर विचेस फोन काट देती है और कहानी खत्म हो जाती है। अब सेकंड कहानी शुरू होती है जिसका नाम है ईयरवर्म। पर कहानी से पहले हम लोग एक लड़की को एक बिल्डिंग की ड्राइंग बनाता हुआ देख पाते हैं, और इस बात को आप लोग याद रखना। खैर, अब हम देखते हैं डेविड और उसके बेटे रॉबर्ट को, जो पहुंचते हैं एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर सफाई करने के लिए। बिल्डिंग की मालिक वेनेसा उन लोगों को सिर्फ एक दिन का टाइम देती है पूरी बिल्डिंग में से फंगस वगैरह हटाने के लिए, जिसके लिए डेविड काफी सारे पैसे भी लेता है। रॉबर्ट डेविड से थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक दिन में पूरा का पूरा काम करना मुश्किल था और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद रॉबर्ट एक मरा हुआ चूहा साफ करने के लिए जाता है, पर उस चूहे के अंदर से एक वर्म बाहर निकल रहा था जो रॉबर्ट के मुंह पे एक अजीब सी पिचकारी छोड़ देता है। ऑब्वियसली रॉबर्ट को घिन आ जाती है, पर वो काम खत्म करके आगे बढ़ता है, पर अब थोड़ी ही देर में उसको अजीब फील होने लगा था। रॉबर्ट अब उस बिल्डिंग के बारे में थोड़ी रिसर्च भी करता है और उसे पता चलता है कि जो पुराना मालिक था वो एक फंगस डिसीज की वजह से मारा गया था। रॉबर्ट ये सारी बातें अपने पापा को डिनर के वक्त बताता है, पर डिनर करते करते रॉबर्ट एक अजीब लोरी गाने लगता है। उसे विस्पर्स वगैरह सुनाई देने लगते हैं और अचानक ही उसके कानों में से खून निकलने लगता है।
डेविड को अपने बेटे की चिंता होने लगती है और रॉबर्ट खून साफ करने के लिए चले जाता है, पर उसका खून काले रंग का था। अब अचानक ही लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और रॉबर्ट को सुनाई देती है वही लोरी जो एक बंद कमरे से आ रही थी। और दोस्तों, ये लोरी वही वाली लोरी है जो मूवी की स्टार्टिंग में उस नर्स ने बच्चे को गाकर सुनाई थी। अब रॉबर्ट चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके हाथ काले पड़ने लगते हैं। अचानक ही वो अपने हाथ पे से कंट्रोल खो देता है और उसका हाथ दरवाजा अपने आप खोल देता है और कमरे से बाहर निकलती है एक इविल एंटिटी। वो एंटिटी रॉबर्ट पे हमला कर देती है और रॉबर्ट बच के भागता है, पर जब वो वापस पहुंचता है अपने पापा के पास तो उसके पापा को किसी ने मार डाला था। रॉबर्ट को अब वो लोरी फिर से सुनाई देने लगती है और उसका दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है। उसे एक सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है जिसके पीछे वो चले जाता है टेरेस की तरफ और वो पहुंचता है एक खिड़की के पास। रॉबर्ट का दिमाग एंड में और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो अपने शरीर से काबू खो देता है। वो दीवार से चिपक जाता है और उसका शरीर काला पड़ने लगता है। रॉबर्ट मारा जाता है। उसके कान में से एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकलता है और उसके मुंह में से अजीब फंगस वाले स्पोर्स बाहर दुनिया में चले जाते हैं और हम लोग समझ जाते हैं कि अब जो ये बीमारी है ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। अब थर्ड कहानी का नाम है फॉरएवर यंग, जो शुरू होती है लॉरेन को दिखाते हुए जिसका आज 30th बर्थडे था। सब लोग पार्टी कर रहे थे पर लॉरेन 30 साल के होने का दुख मना रही थी। पार्टी के बाद भी लॉरेन खुश नहीं थी और वो सब लोगों से दूर भाग रही थी क्योंकि दोस्तों, जितने भी लोग उस कमरे के अंदर 30 या फिर 30 से ऊपर के थे वो सब लोग अपनी लाइफ में स्टेबल और सेटल थे सिवाय लॉरेन के। लॉरेन के स्कूल फ्रेंड्स भी अपने अपने करियर में बिजी थे पर लॉरेन को अभी भी टीनेजर वाली मस्ती चाहिए थी और तभी उसकी नज़र पड़ती है अपनी 2 कजन्स पे जिनका नाम था जेमी और पॉपी। वो दोनों टीनेजर लड़कियां थी जो बीपॉप नाम की एक ऐप पर अपनी डांस वीडियो बना रही थी और लॉरेन का भी डांस करने का मन हो जाता है। अब लॉरेन पहुंच जाती है जेमी और पॉपी के पास और जबरदस्ती डांस करने की कोशिश करने लगती है और जेमी और पॉपी लॉरेन को समझाती है कि बीपॉप बड़े लोगों के लिए नहीं है, पर लॉरेन उनकी बात नहीं सुनती। वो अपने फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल करके बीपॉप वीडियो बनाने लगती है, पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी क्योंकि कमरे से निकलकर जेमी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल करके दरवाज़ा बंद करती है और इसका मतलब वो दोनों टीनेजर लड़कियां विचेस हैं। लॉरेन अब अकेले ही बीपॉप वीडियो बनाने लगती है, पर साथ ही साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती हैं। घर में अर्थक्वेक आ जाता है, लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और पार्टी गेस्ट स्लो मोशन में आ जाते हैं और एंड में एक डीमन लॉरेन को पकड़ लेता है। लॉरेन एक पल के लिए डर जाती है पर पलक झपकाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो वापस अपने बर्थडे पार्टी में जाती है, पर अब जो होता है उससे लॉरेन के होश उड़ जाते हैं। पार्टी में अब कोई भी नहीं था और सब कुछ बदल गया था उसके 16th बर्थडे में। मतलब लॉरेन बन गई थी एक 16 साल की टीनेजर। लॉरेन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अचानक ही उसके सामने आ जाती है डेमोनिक जेमी और पॉपी। वो दोनों विचेस बोलती हैं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया और अब तुम हमेशा हमेशा के लिए टीनेजर बन के रहोगी। लॉरेन डर के मारे तुरंत ही अपने कमरे में भाग जाती है और सोचती है कि ये सब एक सपना है। लॉरेन डर के ये भी कबूलने लगती है कि वो अब लाइफ पे ध्यान देगी और जल्दी ही सेटल होने की कोशिश करेगी और तभी कमरे में आ जाती है वो दोनों विचेस। वो दोनों लॉरेन को बोलती है कि हमने तुम्हें बीपॉप डांस करने को मना करा था पर तुम नहीं मानी और लॉरेन को लगता है कि ये सब कुछ बीपॉप ऐप की वजह से हो रहा है। वो तुरंत जाके अपना फ़ोन ढूंढने लगती है ताकि वो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर सके, पर एंड में जब उसे अपना फ़ोन मिलता है तो उसका फ़ोन भी बदल गया था एक कीपैड वाले मोबाइल में और इसका मतलब लॉरेन ऐप को डिलीट नहीं कर पाएगी और वो हमेशा के लिए एक टीनेजर बनी रहेगी।
कहानी की शिक्षा हमें अपनी एज के साथ बढ़ते जाना चाहिए और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट कहानी का नाम है द कीपर। पर कहानी से पहले हम फिर से उस लड़की को ड्राइंग करता हुआ देख पाते हैं। खैर ये कहानी एक मिस्टीरियस फैमिली की है जो कुछ दिन के लिए जंगलों में रहने आई थी एक इन के अंदर। इनकीपर उस फैमिली को उनके कमरे दिखा रहा था, पर वो फैमिली देखने में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। सबकी शक्लों पे 12 बजे हुए थे और जो फैमिली का बेटा था वो बहुत ज़्यादा वियर्ड था। लड़के के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे, जिससे इनकीपर को लगता है कि इस फैमिली के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। थोड़ी देर में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी इनके अंदर एंटर करते हैं, जिनको देखकर बच्चे के मम्मी पापा चौंक जाते हैं। मम्मी बहुत ज़्यादा डरने लगती है और पापा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दोनों में फिर से बहसबाजी हो जाती है और जब इनकीपर बच्चे से बात करता है तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा सैड था, जैसे उस पे कोई जुर्म करता हो। इस सब के बीच में इनकीपर को बच्चे की माँ के हाथ पे चोट के निशान भी दिखाई देते हैं और इनकीपर को यकीन हो जाता है कि जो बच्चे का पापा है वो अपनी बीवी और बेटे को मारता पीटता है। खैर वो फैमिली जैसे तैसे इनके अंदर सेटल होती है, पर पूरे दिन इनकीपर उस बच्चे के बारे में सोचता रहता है। रात के टाइम बच्चे की माँ इनकीपर से एक्स्ट्रा टॉवल्स मांगने के लिए आती है, पर इनकीपर बच्चे की माँ को अपने पास बिठालकर उसे थोड़ा बात करता है। इनकीपर बच्चे की माँ से उसकी परेशानी पूछता है और माँ बताती है कि 3 दिन से वो सोई नहीं है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस चीज से बच के कैसे भागे। इन सारी बातों से इनकीपर को और ज़्यादा यकीन हो जाता है कि जो उसने सोचा वही सच है और जो बच्चे का पापा है वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव है। और बेचारी बच्चे की माँ इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि वो बात करते करते सोफे पे ही सो जाती है। अब इनकीपर थोड़ी देर बाद एक्स्ट्रा टॉवल्स को लेके जाता है फैमिली के कमरे में, जहाँ पे सरप्राइजिंगली कोई भी नहीं था। उन लोगों का सामान जमीन पे पड़ा हुआ था और क्लोजेट खाली पड़ा था, पर अचानक ही एक कोट बैग हिलने लगता है। इनकीपर उस बैग को खोल के चेक करता है और बैग के अंदर बहुत सारी चिपचिपी टॉवल्स भरी हुई थी। टॉवल्स को निकालने पे इनकीपर को एक बड़ा सा ककून मिलता है, जिसके अंदर मौजूद था वो बच्चा जो उल्टा लटका हुआ था। इनकीपर के होश उड़ जाते हैं और वो बच्चा मॉन्स्टर में बदलकर इनकीपर पे हमला कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ इनके अंदर एंटर करता है बच्चे का पापा, जो एक लड़की को पकड़ के ले आया था। दोस्तों, इसका मतलब घर का दानव बाप नहीं बेटा है। अपने मॉन्स्टर बच्चे का पेट भरने के लिए ही उसका पापा इंसानों को पकड़ के लाता है। और इतना ही नहीं, ये वही फैमिली है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। कहने का मतलब ये जितनी भी कहानियां मूवी के अंदर हमें दिखाई गई है ये सब इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, पर कैसे ये हमें एंड में पता चलेगा। खैर अब जब पापा अपने बेटे का खाना लेके आता है तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मॉन्स्टर बच्चे ने इनकीपर को मार के खा लिया था। वो मॉन्स्टर अपने पापा को उस लड़की को भी मारने को बोलता है और तभी उसकी माँ भी वहां पे आ जाती है। मॉन्स्टर का पापा लड़की को भी मार डालता है और इसी खौफनाक मंजर के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट कहानी का नाम है लिमिटेड एडिशन, जो शुरू होती है ऑक्सफोर्ड की बॉडलेनियन लाइब्रेरी को दिखाते हुए, जहाँ पे पैट्रिशिया नाम की एक औरत विचक्राफ्ट की किताब पढ़ रही थी। सीन जाता है आना नाम की लड़की पे, जो आई थी एक गाड़ी खरीदने। वो अपनी फेवरेट गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे ले जाती है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो गाड़ी एक रेयर गाड़ी थी 1957 के टाइम से। एंड में आना ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी के पास रुकती है, जहाँ पे लोग बाग भी उसकी गाड़ी की तारीफ करने लगते हैं। और तभी वहाँ पे आ जाती है पैट्रिशिया अपनी विचक्राफ्ट की किताब के साथ। पैट्रिशिया ऑलरेडी आना को जानती थी, क्योंकि जो आना है वो एक फेमस राइटर थी। वहाँ पे आना और पैट्रिशिया बातें करते हैं और पैट्रिशिया बताती है कि उसके पापा को भी हमेशा से ऐसी गाड़ी चाहिए थी। अब बातों बातों में आना पैट्रिशिया को गाड़ी में घुमाने के लिए मान जाती है और वो दोनों राइड पे जाते हैं। राइड पे पैट्रिशिया अपनी बुक में से एक मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे आना के पेट में दर्द होने लगता है। आना गाड़ी रोक देती है
और अब पेट्रिशिया बताती है कि वो इंसानों के सुंदर मूवमेंट्स को या फिर सुंदर लम्हों को कलेक्ट करने का काम करती है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। आना को पेट्रिशिया से डर लगने लगता है और से अजीब विजन्स भी आने लगते हैं, जिन विजन्स के अंदर पेट्रिशिया आना के पेट में चाकू मार देती है। आना के पेट में दर्द बढ़ता ही जाता है और वो दोनों जब वापस लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो आना के विजन्स सच में बदल जाते हैं, क्योंकि आना को सच में पेट्रिशिया ने चाकू मार दिए थे। पेट्रिशिया बोलती है कि वो आना के इस सुंदर लम्हे को चुरा लेगी और वो गाड़ी से उतरकर एक मंत्र पढ़ने लगती है। वो अपनी किताब के इस्तेमाल से आना के सुंदर लम्हे को चुराने की कोशिश करती है, पर उसका मंत्र काम नहीं करता, क्योंकि असल में जो आना है वो खुद एक पावरफुल विच थी। आना ऑलरेडी पेट्रिशिया का प्लान जानती थी और वो अब पेट्रिशिया के पीछे आकर पलटवार कर देती है। आना पे ऑलरेडी अपनी खुद की एक विचक्राफ्ट की बुक थी, जिसका इस्तेमाल करके आना बोलती है कि मेरे सुंदर लम्हों को कोई भी नहीं चुरा सकता। जिसके बाद आना अपनी पावर से पेट्रिशिया के पेट में कई बार चाकू से स्टैब करती है। पेट्रिशिया मारी जाती है और आना उसकी जादुई किताब को लेके वहां से चली जाती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट कहानी का नाम है डू अस पार्ट। पर कहानी से पहले हम फिर से उसी औरत को देख पाते हैं जिसने अपने घर में ड्राइंग्स बना बना के लगा रखी थी, और वो भी उन लोगों की जिनको हम मूवी के अंदर देख रहे हैं। खैर, कहानी शुरू होती है क्लारा नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो सुबह सोकर उठती है। क्लारा एलेक्सा को अलार्म बंद करने के लिए बोलती है, पर एलेक्सा उसकी बात नहीं सुनती। अब कमरे में आता है क्लारा का पति डैनी, जो एलेक्सा को बंद करके चले जाता है, पर वो अपनी बीवी पे ध्यान नहीं देता। डैनी हम लोगों को बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था, जिसका रीजन हमें पता चल जाता है एक न्यूज़पेपर कटिंग देखने पे। असल में जो डैनी की बीवी क्लारा है वो मर चुकी है, और इसलिए उसका पति उसे देख नहीं पा रहा। क्लारा की आत्मा पूरे दिन कोशिश करती है कि उसका पति उसे देख ले, पर उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। अब रात को जब डैनी काम से वापस आता है तो उसका घर क्लारा ने पूरी तरीके से साफ कर दिया था, और डैनी चौंक जाता है, पर वो अभी भी क्लारा को देख नहीं पाता। क्लारा को गुस्सा आने लगता है, पर वो सोचती है कि अगर वो डैनी को भी मार डाले तो शायद वो दोनों फिर से एक हो जाएं। अब क्लारा एक टोस्टर से डैनी को करंट लगा के मारने की सोचती है, पर तार छोटी पड़ जाती है। क्लारा डैनी के पानी में जहर मिला देती है, पर डैनी को लगता है कि पानी गंदा है और इसलिए वो पानी को नहीं पीता। इन सारी चीजों से क्लारा का गुस्सा बढ़ता जाता है और एंड में क्लारा एक फ्राई पैन से डैनी को मार डालती है। अब नेक्स्ट डे डैनी भी आत्मा में बदल गया था और वो अपनी बीवी के साथ बेड पे लेटा हुआ था, और इसका मतलब अब वो कपल अपनी पूरी जिंदगी उस घर के अंदर आत्मा बन के बिताएंगे, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट कहानी का नाम है टैबेथा, जो शुरू होती है टैबेथा को दिखाते हुए, जो अभी अभी पैसे लूट के आई थी। टैबेथा अपनी गाड़ी रोक लेती है क्योंकि उसको गोली लग गई थी और बहुत ज्यादा खून बह रहा था। टैबेथा को मदद चाहिए थी और इसलिए वो फोन करती है अपने दोस्त पीजे को, पर पीजे फोन नहीं उठाता। टैबेथा पीजे को एक वॉइस मैसेज छोड़ती है, जिसके बाद एक पल के लिए उसे एक आत्मा दिखाई देती है। वो पीजे को दूसरा वॉइस मेल छोड़ती है, जिसके बाद उसे फिर से एक आत्मा दिखाई देती है जो एक पुलिस वाले की थी, क्योंकि दोस्तों टैबेथा ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ पुलिस वालों को भी मार डाला था। वो पीजे को एक तीसरा मैसेज छोड़ती है और बोलती है कि मेरे हिस्से के पैसे मेरी माँ को दे देना, क्योंकि अब मैं बचने नहीं वाली। दर्द के मारे टैबेथा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और इसलिए वो खुद को गोली मारने का फैसला करती है कि तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है। टैबेथा अपनी माँ से बात करके खुश होने लगती है, पर थोड़ी देर बाद खून की कमी से वो मारी जाती है और पहुंच जाती है उस जगह पे जहाँ पे उसे मिलेगी अपने कर्मों की सजा। उसकी आत्मा को गाड़ी में होश आता है और गाड़ी अब हद से ज्यादा गर्म थी। जिन पुलिस वालों को उसने मार डाला था उनकी आत्माएं टैबेथा को बुरी तरीके से डराने लगती है।
और टैबथा नरक की आग में जलने लगती है। और इसका मतलब हर बुरे इंसान की तरह अब टैबथा भी जाएगी नरक में और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट कहानी शुरू होती है जिसका नाम है मैटरनली डैम्ड। ये कहानी शुरू होती है अमारा नाम की एक छोटी लड़की को दिखाते हुए जिसकी माँ उसकी बहन को जन्म देते वक्त मारी जाती है। और यहाँ से सीन आगे फ्यूचर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे अमारा बड़ी हो गई है और वो अब प्रेग्नेंट भी थी। अमारा की दोस्त सोफी और उसकी बहन माया उसे समझाते हैं कि प्रेगनेंसी बुरी चीज नहीं है, पर अमारा डर रही थी क्योंकि उसकी माँ इसी वजह से मारी गई थी। खैर जो अमारा है वो प्रेग्नेंट एक स्ट्रेंजर के बच्चे के साथ है जो उसे एक रात मिला था। उस लड़के का नाम था कैस और इंटीमेट होते वक्त कैस ने अमारा की गर्दन को काटा था और अगले दिन वो गायब हो गया था। खैर अमारा एक सिंगल मदर बनने के लिए तैयार थी और सोफी के कहने पे वो अपनी प्रेगनेंसी सिम्टम्स को लिखने लगती है। 12 हफ्ते बाद वो बीमार रहने लगती है। 18 हफ्ते बाद उसे सूरज से दिक्कत होने लगती है। 22 हफ्ते बाद उसकी नींद उड़ जाती है और उसे डरावने सपने आने लगते हैं। और 38 हफ्ते बाद उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और उसे खून पीने का मन करने लगता है। और फिर आ जाता है डिलीवरी टाइम। सोफी और माया अमारा की मदद करने के लिए पहुंचते हैं पर अमारा घर के अंदर नहीं थी। पूरा घर बिखरा हुआ था और गलती से घर के अंदर सोफी अपना हाथ काट लेती है और प्रेग्नेंट अमारा खून की खुशबू सूंघ के सामने आ जाती है। खैर अमारा अपने अंदर के शैतान पे काबू रखती है और अपनी बहन का खून नहीं पीती और वो ये सारी बातें अपनी दोस्तों को बताती है, पर उसकी दोस्तों को लग रहा था कि ये सब कुछ प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। थोड़ी देर बाद अमारा के पेट में दर्द होने लगता है और आ जाता है डिलीवरी टाइम। तुरंत ईएमटीज को बुलाया जाता है जिन्हें अमारा की डिलीवरी घर पे ही करनी पड़ती है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। डिलीवरी के बाद अमारा अपनी माँ की तरह ही मारी जाती है और उसके बच्चे को ईएमटी वाले ले जाते हैं। सोफी और माया रोने लगते हैं पर अचानक ही अमारा जिंदा हो जाती है और ईएमटी को मार के उसका खून पी जाती है। सोफी और माया के होश उड़ जाते हैं और इतना ही नहीं, अमारा फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब जिस आदमी ने उसे काटा था वो एक वैम्पायर था और जब अमारा मरी तो वो उस टाइम के लिए प्रेग्नेंट थी और इसलिए जब वो वैम्पायर में बदली तो वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इसका मतलब अमारा बन गई है एक प्रेग्नेंट वैम्पायर जो हमेशा प्रेग्नेंट ही रहेगी। और इसलिए कहानी का नाम है मैटरनली डैम्ड और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों अब मूवी के एंड में हम देख पाते हैं एक ईएमटी को जो अमारा के बच्चे को चुरा के अपने घर ले आती है, पर ये ईएमटी वही नर्स थी जिसने मूवी की शुरुआत में लोरी गाकर बच्चे को डीमन के अंदर बदल दिया था। उस ईएमटी के घर में ऑलरेडी एक बच्चा मौजूद था जो पैट्रिशिया की विचक्राफ्ट वाली किताब को पढ़ रहा था। इतना ही नहीं, ये दूसरा बच्चा वो मॉन्स्टर बेबी है जिसे हमने द कीपर वाली कहानी के अंदर देखा था, जिसने प्रॉबेबली अब अपने मम्मी पापा को भी मार डाला होगा। हमें ये भी पता चलता है कि जो ये नर्स है ये वही लड़की है जो लोगों की ड्राइंग बना के घर के अंदर टांग रही थी। और अब वो मॉन्स्टर वाला बच्चा लेके आता है रिपर का मास्क, जिसे देखकर नर्स खुश होती है। वो नर्स अब अमारा के बच्चे को उठा के उसे डिमोनिक लोरी सुनाने लगती है और उसकी आंखें दीवार पे सारी कहानियों को प्रोजेक्ट करने लगती है। नर्स बदल जाती है शैतान के अंदर और इसका मतलब शैतान नर्स के रूप में धरती पे रह रहा है और शैतान पूरी दुनिया पे नजर रखे हुए है ईविल चीजों के ऊपर। कहने का मतलब शैतान ने धरती पे नजर रखी हुई है एक नर्स के रूप में और वो सारी सुपर नेचुरल चीजों का रिकॉर्ड अपने पास रख रहा है। और यही इस मूवी की कहानी थी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन सिम्फनी मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।